अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाज़िर खिदमत है फ़रत इश्तियाक के नावल दिल से निकले हैं जो लफ्ज़ की अगली किस्त। पब्लिसिटी एक्सपोजर, इससे तो मेरी किताब ज़बरदस्त तरीके से बिकेगी, मगर इस चीज़ से मैं बहुत डरता था कि लोग मुझसे मेरे मुतालिक सवालात करेंगे। माँ बाप, बहन भाई, घर, ख़ानदान, मैं इन सब के लिए क्या जवाब दूँगा? ये बात मुझे अंदर ही अंदर खौफज़दा कर रही थी। मुझे शोहरत वोहरत नहीं चाहिए दिया, मुझे सेलिब्रिटी बनने का कोई शौक़ नहीं। अखबारों और टीवी पे मुझे नज़र आने की कोई हसरत नहीं। क्यों शौक़ नहीं है तुम्हें? मेरे साथ झूठ मत बोलो। ऐसा कौन होगा जिसे मशहूर होने का अच्छा नहीं लगेगा ये सब कुछ? तुम्हें भी अच्छा लगता है। तुम बस डरते हो। तुम क्यों डरते हो उमर? वदिया फ़ोन पर मुझे समझा रही थी, जो इस दुनिया से जितना डरता है ना, ये उसे उतना ही डराती है। तुम दुनिया से डरना छोड़ दो, ये तुम्हें डराना छोड़ देगी। मेरी बात का यकीन करो उमर, कोई तुमसे तुम्हारी ज़ात के बारे में इस हद से आगे सवाल करने की ज़रूरत नहीं कर सकता, जिस हद से आगे तुम उसे जाने की इजाज़त नहीं दोगे, जो शोहरत और इज़्ज़त अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में लिख दी है। क्यों खुद ही उससे मुंह फेर रहे हो? फिर बाकी मैंने कई अखबारात और रसाले में इंटरव्यूज़ दिए, रेडियो और टीवी के मुख्तलिफ अदबी नौइयत के प्रोग्राम्स में शिरकत की थी। मेरी ज़िंदगी में एकदम सब कुछ बदल गया था। एक बिल्कुल आम सा आदमी एक दिन में बहुत ख़ास बन गया था। लोग मुझे पहचानने लगे थे। इतनी मोहब्बतें, इतनी चाहतें, कौन कौन से मुल्क से, कौन कौन से शहर से, जहाँ मेरे चाहने वाले बसते हैं, जो ये कहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मेरे नावल को भुला नहीं पाएंगे। मैं खुद नहीं जानता था कि मेरे पढ़ने वाले कहाँ कहाँ, मुझे चाहने वाले कहाँ कहाँ हैं। इतनी बेतहाशा मोहब्बतें मैं कैसे संभाल सकूँगा? मैं मोहब्बतों की इस बारिश में भीग रहा था। परियों का एक नगर था जिसमें मैं पहुंचा हुआ था, और वहाँ सब मेरे चाहने वाले थे। मैं अपने चाहने वालों का एक एक ख़त संभाल कर रखता था। ये खत के टुकड़े नहीं, मेरे चाहने वालों की मोहब्बतें थी। मैंने ज़ाया कैसे कर सकता था? वदिया मेरी इस हरकत पर हंसती थी, कहती थी कि मेरी अलमारियाँ और मेज़ों पर मेरे लिए मेरा सामान रखने की जगह ख़त्म होने वाली है। मेरे बहुत से चाहने वाले मेरे पब्लिशर्स के ज़रिए बराह रास्त मुझसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद होते। कुछ चाहने वाले तो इतने जोशीले और जुनूनी थे कि वो मेरा नाम पता ढूंढते ढूंढते मेरे कॉलेज तक मुझसे मिलने चले आते थे। मैं अपने ऐसे किसी फ़ैन का तज़किरा जान या निस्बत से करता तो वो दोनों मुझसे कहते थे, तुम हैरान इसलिए होते हो क्योंकि अभी अपनी शोहरत का तुम्हें ठीक से अंदाज़ा नहीं है। तुम नहीं जानते तुम कितने दिलों की धड़कन बन चुके हो। अपने देश में भी मेरी शोहरत पहुंच चुकी थी। वहाँ कई अखबारात ने मेरे इंटरव्यूज़ के लिए और कई मशहूर और सफ़े अव्वल के पब्लिशिंग हाउसेज़ ने मेरी किताब की शायद के लिए मुझसे रब्ता किया था। वदिया इंटरव्यू की बात सुनकर तो नहीं, अलबत्ता पब्लिशर्स की बात सुनकर बहुत गुस्से में आ गई थी। गोरों ने तारीफ़ कर दी तो अभी तो मेरी कदर हो गई। यही किताब थी जिसे इन्होंने रिजेक्ट किया था। इन्हें याद दिलाओ हम कैसी कौम हैं, ये हमारी कैसी बदनसीबी है कि हम अपनी बेहतरीन चीज़ों, अपने काबिल फ़ख्र सरमाए को उस वक्त तक अच्छा नहीं समझते जब तक हमारे पुराने आका इसे अच्छा करार ना दे दें। हमारे शायर, अदीब, गुलकार, फ़नकार, मौसीकार, मुसव्विर उस वक्त तक हमारी नज़रों में कोई इज़्ज़त और मकाम नहीं पाते जब तक कोई गोरा इन्हें अच्छा होने का सर्टिफिकेट न दे दे। हमारे पास क्या चीज़ अच्छी है ये हमें अभी तक वही बताते हैं। लंदन के मुख्तलिफ अखबारात और जराइद और लिटरेरी सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम और ज़ेर इंतज़ाम इस साल बरतानिया और दौलत मुश्तरका के ममालिक में शाया होने वाली किताबों को साल के इख्तिताम पर अवार्ड्स देने का तो इन्होंने मुझे और फॉरएवर को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं किया था। मैं जो लोगों के हजूम से हमेशा कतराता था, अब तकरीबात में भी जा रहा था और बहुत से लोगों से मिल भी रहा था। पहले नामवर अदीबों, शायरों और मशहूर लोगों से अब्बा मियाँ के तवस्सुत से मिलना होता था। अब ये सब लोग मेरे हवाले से मुझसे मिल रहे थे। ज़ाहिर है ये सब कुछ अच्छा लग रहा था, खुशी हो रही थी। राइटिंग ने मुझे इस टूटे फूटे खस्ता हाल अपार्टमेंट से निकाल कर एक बेहतरीन रिहायशी इलाके के खूबसूरत अपार्टमेंट में पहुंचा दिया था। तरक्की याफ्ता ममालिक में किसी राइटर उसकी किताबों को पढ़ने वाले दिलो जान से कबूल कर लें तो इज़्ज़त, मोहब्बत और शोहरत के साथ पैसा भी खूब मिलता है। वो मुझे भी मिल रहा था। मैंने राइटिंग को अपना प्रोफेशन नहीं चुना था, उसने मुझे चुन लिया था और ख़ुद मेरा प्रोफेशन बन गई थी। वदिया सही कहती थी, मैं वाकई सिर्फ लिखने के लिए पैदा हूँ। मेरा असल काम यही है। मैं लिखने के अलावा और कुछ शायद कर ही नहीं सकता। पहले ही किताब के ज़रिए मैंने ख़ुद को इस्टेब्लिश कर लिया था। अब मैं अपनी राइटिंग के ज़रिए इतना कमा सकूँगा कि वदिया को एक अच्छी और आसाइशों भरी ज़िंदगी दे सकूँ, एक खुशहाल और आसूदा ज़िंदगी। मैं मुतमईन होकर सोचता और वदिया को तमाम आसाइशें जिनकी उसे आदत थी दे पाने का एहसास मेरे रगो-पै में सुकून बनकर उतरता था। फ़ोन पर मेरे घर में बात होती तो मैं महसूस करता कि आंटी अंकल अब मुझे दामाद की हैसियत से कबूल करने लगे हैं। उनके लहजे में सर्द मोहरी और अजनबियत नहीं बल्कि मोहब्बत और इत्मीनान छलकता। मैं उनकी बेटी को खुश रख सकता हूँ, उसे एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी दे सकता हूँ। वदिया मास्टर्स मुकम्मल करके एक कसीरुल इशाअत अखबार के साथ मुंसलिक हो चुकी थी। ये 84-85 की बात है। तब इंटरनेट जैसी सहूलतें नहीं थी, मगर खतूत और फ़ोन कॉल्स के ज़रिए हम मुसलसल राब्ते में रहते थे। मेरे लिए उसकी तारीफ़ें वैसी ही थी, बेतहाशा और बेइंतहा। पता है उमर, जब कोई तुम्हारी तारीफ़ करता तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी नहीं मेरी तारीफ़ हो रही है।
कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने दोस्तों और कोलीग्स को बताऊं कि ये उमर हसन, जिसे तुम एक मशहूर राइटर की हैसियत से जानते हो, दयारे गैर में जिसने अपना नाम रोशन करके तुम सबको फ़ख्र और गरूर में मुब्तला कर रखा है, वो तुम्हारा हमवतन है। वो मेरा क्या लगता है, वो मेरा क्या है। बहुत से काबिल लोग मेरे बारे में बहुत कुछ कहते थे, बहुत कुछ लिखते थे, मगर जिसके कुछ कहने से मुझे फ़र्क पड़ता था वो यही लड़की थी। वो अपने घर और घर वालों की याद सिर्फ इस बेआराम और बेआसाइश अपार्टमेंट और सख्ती और मुशक्क़त वाली ज़िंदगी ही नहीं मुझे यहाँ सता रही थी। अब जिस आसाइश अपार्टमेंट में रह रहा था, जैसी आरामदेह मुतमईन ज़िंदगी गुजारा था, वहाँ भी हर पल घर और घर वालों की याद सताती थी। किसी बेहतरीन होटल में शानदार खाना खाते मुझे अचानक ही बुआ जी के हाथों के पराठे याद आने लगते। अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी या ब्रिटिश लाइब्रेरी में बैठकर मुझे अब्बा अम्मी की लाइब्रेरी याद आने लगती। किसी जगह कोई बावकार बालिश बुजुर्ग नजर आते तो मुड़ मुड़ कर काफ़ी देर तक उन्हें देखता रहता, उनकी शक्ल में अब्बा मियाँ की शक्ल खोजता रहता। जिस वक्त अपने अपार्टमेंट में तनहा होता तो हर आसाइश की मौजूदगी के बावजूद अपने घर का आराम याद आता रहता। अपने घर के एक एक फ़र्द की आवाज़ें मेरे कानों में गूंजती रहती। अब मुझे छोटी मोटी नौकरियां करने की ज़रूरत नहीं, सो अब मैं कॉलेज के बाद सारा वक्त लिखने में गुजार सकता था, और गुजार भी रहा था। सिर्फ इतने फ़र्क के साथ कि अब कॉलेज के हवाले से मेरी मसरूफियात पहले के मुकाबले में खासी बढ़ गई थी, और ये मसरूफियात क्रिएटिव राइटिंग पर मुख्तलिफ वर्कशॉप्स और क्रिएटिव राइटिंग से मुतालिक शॉर्ट कोर्सेज़ की थी, जिसमें मेरी हैसियत सीखने वाले की नहीं, सिखाने वाले की थी। मैं ना सिर्फ एक पब्लिश राइटर बन चुका था, बल्कि एक कामयाब और कदावर नावल निगार की हैसियत भी इख्तियार कर चुका था। अलावा अजीम मेरे एडवर्टाइज़र्स के ज़रिए दूसरे तमाम स्टूडेंट्स की तरह जो मेरी सालाना प्रोग्रेस रिपोर्ट मेरी तालीमी, अखलाकी और किरदार के हवाले से पहुंची, वो भी बहुत अच्छी थी। इन्हीं के ज़रिए मुझे अपने डिपार्टमेंट में मुनक्किद की जाने वाली नावल राइटिंग वर्कशॉप्स और शॉर्ट कोर्सेज जो शाम के औकात में होते थे, नौ अमूज़ और ना तजर्बाकार लिखारियों को बहुत कुछ सिखाने और पढ़ाने की दावत दी गई। एक तो काम मेरी दिलचस्पी का था, मेरे पेशे और शौक़ से मुतालिक, फिर इसका मुझे मुआवजा भी ठीक ठाक मिल रहा था, तो मैं इतनी शानदार पेशकश क्यों इनकार कर सकता था। लिहाजा अब सिलसिला कुछ यूँ था कि कॉलेज के अपने औकात-कार और मसरूफियात के बाद सारा वक्त अपने नावल को दे रहा था। अब ये तो हो नहीं सकता था कि मैं रात को लिखूँ और सुबह बदिया मेरे लिखे सफ़ात को पढ़ डाले। अब दरमियान में बहुत सारे फासले हायल थे, मगर इसकी राय उसके तबसरे के बगैर मैं लिख नहीं सकता था। जब तक वो ये न कह दे अच्छा है, मेरे आगे लिखने में मुश्किल महसूस करता रहता था, और वहाँ वो भी मेरे लिखे को पढ़ने के लिए बेचैन रहती थी, और इसके लिए मैं हर अगले 30-40 सफ़ात लिखने के बाद इन्हें फ़ोटो कॉपी करा के कराची वदिया के पास रवाना कर दिया करता था। यह हम दोनों की वो हरकत थी जिसे हम बचपन में कहानी सुनने और सुनाने वाली अपनी हरकत की तरह सबसे छुपाते थे। उमर हसन जो एक मशहूर और मारूफ राइटर था, उसकी ये बचकाना हरकत किसी को पता तो नहीं चलनी चाहिए थी। वदिया इन सफ़ात को वसूल करती, फ़ौरन पढ़ती और जल्दी से मुझे फ़ोन करके अपनी राय बताती। अगर तुम ना हो तो मैं कैसे लिखूं? मैं हर बार उसकी राय, तबसरे, तारीफ़ और तनकीद को सुनने के बाद कहा करता था। वो इतनी दूर बैठकर भी मेरी फ़िक्र करती रहती थी, कहीं नावल को अच्छे से अच्छा बनाने की धुन में ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत तो नहीं कर रहे हो। लिखने में गुम होकर ज़्यादा देर तक नहीं जागना उमर, और सुनो, चाय या कॉफ़ी ज़्यादा पीने के बजाय दूध और जूस पी लिया करो। मैं उसकी फ़िक्रमंदी पर हंसता था। दिया, अगर ये नावल हमारी शादी के बाद लिखता तो कितना मज़ा आता। मैं तुम्हें अपने साथ सारी रात जगाए रखता। दिया, जाओ मेरे लिए एक कप चाय बना के लाओ। दिया, मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए कुछ बना कर लाओ। और दिया, मैं लिखते लिखते थक गया हूँ, मेरा कांधा दबा दो। खैर, मैं अपने सारे अरमान अगले नावल में पूरे कर लूँगा, तब तक तो हमारी शादी भी हो चुकी होगी। मैं लबों पर शरारती मुस्तबस्सुम लिए से छेड़ता। तुम्हारा इरादा मुझे बीवी बनाने का है या नौकरानी? वो लड़ने को तैयार हो जाती। दोनों। मुझे अपने लिए ऐसी नौकरानी चाहिए जो बगैर तनख्वाह के सारी ज़िंदगी मेरी खिदमत करे। मुँह धो रखो, मैं कोई तुम्हारी खिदमत करने वाली नहीं, बल्कि जब तुम रात में लिखते लिखते उठकर अपने के लिए कॉफ़ी बनाने जाओगे तो मैं फरमाइश करके एक कप कॉफ़ी अपने लिए भी बनवाऊँगी। यानी तुम मेरे साथ जागा तो करोगी ना? सोते में तो तुम मुझसे कॉफ़ी की फरमाइश करने से रही। चलो, ये भी खिदमत का ही एक अंदाज़ है। जब तक मैं जागा करूँगा तब तक तुम भी जागती रहोगी। मैं हंसते हुए बरजिस्ता कहा, और फिर उसकी झिंझलाहट का मज़ा लेते कह के लगाकर हंस पड़ता। उसके साथ होने वाली ये हल्की फुल्की बातें, छेड़छाड़ हमेशा मेरी सारी थकन उतारने के बाद मुझे लिखने के लिए फिर से फ्रेश और मुतहर्रिक कर दिया करती थी। वदिया कहती थी मेरा ये नावल पहले नावल से भी ज़्यादा पसंदीदाई हासिल करेगा। मैं भी ये बात जानता था। इस नावल का सब्जेक्ट, उसका ट्रीटमेंट दोनों ही पहले नावल से ज़्यादा मैच्योर थे। जितने अरसे में मेरा MFA मुकम्मल होना था, इतने ही अरसे में मेरा नावल मुकम्मल हुआ। मेरा दूसरा नावल लंदन में आते ही मैंने इसे लिखना शुरू कर दिया था। जब मास्टर्स की डिग्री के हुसूल का आखिरी मरहला आया,
میرا تھیسس ایڈوائزری کمیٹی کے سامنے منظوری نامنظوری کے مراحل سے گزر رہا تھا، تب میں نے ناول کے اختتامی صفحات تحریر کیے تھے۔ تھیسس والے مرحلے سے فارغ ہوتے ہی میری پاکستان روانگی تھی، جہاں میری اور ودیع کی شادی کی تاریخ ابا میاں طے کر چکے تھے۔ اس تاریخ کا میں کتنی بے صبری اور کتنے مہینوں سے انتظار کر رہا تھا۔ اتنے بہت سارے دنوں کے بعد میں اپنے ملک جاؤں گا۔ اپنے ناول کو بھی میں نے صرف شادی کی تاریخ پر آتا دیکھ کر جلدی جلدی مکمل کیا تھا، ورنہ میں بھی اسے مکمل کرنے میں چند ماہ اور لگا دیتا۔ میں نے ناول مکمل کر لیا اور اب 5-6 مہینوں تک تم مجھ سے کچھ لکھنے کے لیے اصرار نہیں کرو گی۔ شروع کے چند مہینے میں صرف تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ میں نے حفظ متقدم کی طور پر اسے پہلے ہی وارننگ دے دی تھی۔ میں جانتا تھا ادھر میں اپنے مسودے کو نظر ثانی کے بعد اپنے پبلشر کے حوالے کروں گا، ادھر وہ مجھ سے اگلے ناول لکھنے کا اصرار شروع کر دے گی۔ 2 سالوں میں تو تم سے یہ ناول لکھا گیا ہے، دوسرے رائٹرز کو دیکھو، بعض تو سال میں 2-3 ناول لکھ لیتے ہیں۔ اس نے جیسے مجھے میری سست رفتاری کا احساس دلانا چاہا۔ وہ لکھ لیتے ہیں، میں نہیں لکھنا چاہتا۔ فی الحال تو میں لکھنے کے لیے اس لیے منع کر رہا ہوں کہ شادی کے بعد شروع کا وقت ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور طریقے سے گزاریں گے، مگر آئندہ بھی میں 1-2 سال میں صرف ایک ناول لکھا کروں گا۔ میں بھرتی کی کوئی چیز نہیں لکھنا چاہتا۔ میرا نام چل پڑا، لوگ میرا نام دیکھیں کتاب خریدنے لگے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں محنت کرنا چھوڑ دوں۔ میری کتابیں تعداد کے لحاظ سے نہیں، معیار کے لحاظ سے قداور ہوں۔ میرے کریڈٹ پہ چاہے دوسرے رائٹرز کے مقابلے میں کم کتابیں ہوں، مگر وہ ایسی ہوں کہ ان کے معیار پر کوئی 2 رائے دی ہی نہ جا سکیں، انہیں بہترین کسی اور کچھ نہ کہا جا سکے۔ ہاں بھائی، بڑے رائٹرز کی بڑی باتیں۔ عمر حسن جیسے رائٹرز کو ایسی باتیں سوٹ کرتی ہیں بھائی۔ پتہ ہے تمہارا انٹرویو میں اس طرح کی تمہاری باتیں پڑھ کر ابا میاں مجھ سے کیا کہتے ہیں؟ یار یہ اپنا عمر تو بڑا آدمی بن گیا ہے، اب واپس آ کر ہمیں پہچانے گا بھی کہ نہیں؟ وہ مجھے جان بوجھ کے ستا رہی تھی۔ میں پاکستان جانے کے لیے ٹکٹ خرید چکا تھا۔ آج کل شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں اپنی ہونے والی دلہن کے لیے جلدی جلدی خریداری کرنے میں مصروف تھا۔ کچھ چیزیں جو یہاں سے لینا تھیں وہ یہاں سے لے کر جا رہا تھا، باقی کپڑے اور روایتی روسی زیورات کی خریداری میرا کراچی میں ودیع کے ساتھ کرنے کا ارادہ تھا۔ شادی سے ہٹ کر بھی ودیع کے لیے میں نے پرفیومز، پین، کتابیں اور بہت ساری چیزیں خریدی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی سب گھر والوں کے لیے بھی بہت سارے تحائف خریدے تھے۔ کراچی میں انکل آنٹی اور ابا میاں نے شادی کی زوردار تیاریاں کر رکھی تھیں۔ میری ودیع سے فون پر جب بھی بات ہوتی، وہ مجھے آنٹی کے ساتھ جا کر یہ لے کر آئی ہوں، وہ لے کر آئی ہوں، اپنی تازہ ترین شاپنگ کی پوری تفصیل سناتی۔ MFA مکمل ہو جانے کے بعد ایک اور خاص واقعہ یہ تھا کہ مجھے میرے ہی کالج میں لیکچرشپ آفر ہوئی تھی۔ میں ورک شاپ اور شارٹ کورسز میں بہت اچھی کارکردگی دکھا چکا تھا۔ ایک اسٹیبلش رائٹر سے اگر کریٹیو رائٹنگ پروگرام کے ڈائریکٹر ورک شاپ اور کنڈکٹ کروانا چاہیں تو کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ کریٹیو رائٹنگ کے DNO کالج کے پرنسپل اس وقت مستقل ملازمت کی پیشکش کرنا بھی ہرگز غلط نہیں تھا۔ میری کتابیں مجھے اتنا دے رہی تھیں کہ میں اور ودیع خوشحال اور آسودہ زندگی گزار سکیں، لیکن اگر مجھے اس کے ساتھ کچھ اور اضافی میرا مطلب ہے کام کرنے کو مل رہا تھا تو میں انکار کیوں کرتا؟ میرے لکھنا بھی خوشگوار تھا اور لکھنا سکھانا بھی۔ میں نے جاب قبول کر لی تھی، مگر اسے میں جوائن واپس آ کر اگلے ٹرم سے کرنے والا تھا۔ شادی کر کے جب ودیع کو اپنے ساتھ لے کر آؤں گا، پھر ہم 15-20 دن گھومنے پھرنے میں گزاریں گے۔ اس کے بعد جب اگلا ٹرم شروع ہوگا تو میں باقاعدہ جاب جوائن کر لوں گا۔ اپنے ناول کا مسودہ تو میں پاکستان آتے ہی اپنے پبلشر کے حوالے کر دوں گا۔ میں اسے اپنے ساتھ پاکستان لے جا ہی اس لیے رہا تھا کہ کراچی میں شادیوں کی تیاری کے دوران میرا ارادہ اس پر نظر ثانی کرنے کا بھی تھا۔ میں نے بڑی باریک بینی سے اپنے مسودے پر نظر ثانی کیا تھا۔ یہ سارا کام شادی سے پہلے ہو جائے تو اچھا ہے، بعد میں پھر میں ہوں گی اور ودیع ہوگی، خوابوں سے بھی حسین ہماری زندگی ہوگی۔ پھر میرے لیے مسودے کی طرف دیکھنا، وقت فرصت نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر ایک طرف ودیع اور دوسری طرف جان، دونوں میری جان کھائیں گے اور مجھے سست اور کاہل قرار دیں گے۔ مجھے ڈانٹ ڈانٹ کر یاد دلائیں گے کہ میرے قارئین، میرے پڑھنے والے، میرے چاہنے والے بے شمار اور لاتعداد ہیں، اور اتنے بے شمار لوگ چاہنے والوں کو بے صبری اور بے چینی سے میرے دوسرے ناول کا انتظار ہے۔ فار ایور جب بیسٹ سیلر بنا، تب جان نے مجھ سے میرے دوسرے ناول کی بات کی تھی۔ میں نے دوسرا ناول لکھنا شروع کر دوں اور ظاہر ہے JBM سے ہی شائع کراؤں۔ تب میں نے اسے بتا کر کہ میں دوسرا ناول بھی کافی پہلے سے لکھنے میں مصروف ہوں اور آدھے سارا لکھ چکا ہوں، بے تحاشا جوش و خروش میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ فوراً مجھے وزید ہوا تھا کہ میں اس کے ناول کا JBM کے پاس کنٹریکٹ سائن کروا دوں۔ تب مجھے JBM والوں کے علاوہ بھی دوسرے بہت سے پبلشنگ ہاؤسز جو JBM سے زیادہ بڑے بلکہ لندن کے نمایاں ترین پبلشر میں شامل تھے، پرکشش پیشکش موصول ہو رہی تھیں، اور یہ پیشکش تو ابھی بھی موصول ہو رہی تھیں۔ میں کسی بھی نامی گرامی پبلشر کی پیشکش کو مراد دیکھ کر قبول کر لیتا تو ہرگز غلط نہ ہوتا۔ ہر بندہ اپنا فائدہ سوچتا ہے۔ اگر مجھے JBM سے بہتر آفر مل رہی ہے تو میں کیوں انکار کروں؟ لیکن جنہوں نے پہلی مرتبہ جب
कोई मुझे जानता भी नहीं था मेरी किताब शाया की थी। क्या ये मेरी अखलाकी जिम्मेदारी नहीं थी कि अपनी अगली किताब, अगर नहीं भी तो कम से कम दूसरी किताब ज़रूर उनसे शाया करूँ। यही सब कुछ मैंने जॉन से भी कहा। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मुकम्मल होने के बाद मेरा मसौदा अगर किसी पब्लिशर के पास जाएगा तो सिर्फ़ और सिर्फ वही होगा। मगर उसे खतरा था कि दूसरे पब्लिशिंग हाउसेस से, दूसरे पब्लिशर्स से वो बज़िद था कि उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूँ मैं, ताकि वो मेरी इस बात की कानूनी हैसियत पक्की हो जाए। जॉन के हद से बढ़ते इसरार के सबब मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा, जिसमें 90% शिकें मेरी पसंद की थी। मैं ऐसा मुसन्निफ़ बन चुका था कि जेबीएम किसी भी कीमत में मुझे खोना नहीं चाहते थे, और यूँ मैं जॉन के साथ ये मुआहदा कर लिया कि मेरा नावल जेबीएम बुक्स ही शाया करेंगे। पूरे 2.25 साल की जुदाई के बाद घर वालों से मिलना ऐसा था कि मैं अपनी खुशी किसी तौर पे छुपा ही नहीं पा रहा था। अब्बा मियाँ, बुआ जी, आंटी, अंकल एक एक चेहरे पर को घड़ी घड़ी बेयकीनी से देख रहा था कि मैं वाकई अपने अपनों के बीच में फिर से मौजूद हूँ, या ये कोई खूबसूरत ख्वाब है। और वदिया, उसके चेहरे पर से तो मेरी निगाहें हटाने का दिल ही नहीं कर रहा। ज़िंदगी में पहली बार इसे इतने लंबे अरसे दूर रहने के बाद दोबारा मिल रहा था, तो अब्बा मियाँ, अंकल और आंटी की मौजूदगी के बावजूद उसे चुपके चुपके वालिहाना नज़रों से देखने से खुद को नहीं रोक पा रहा था, जबकि वो मेरी इस हरकत पर मुझे तनबीही नज़रों से घूर रही थी। मैंने तो तुमसे सिर्फ इतनी ख्वाहिश की थी कि ऐसे बनकर आना कि मैं तुम पर फ़ख्र और नाज कर सकूं, मगर तुम तो ऐसे बनकर आ गए हो। सिर्फ मैं क्या, बहुत सारे लोग तुम पर फ़ख्र करने लगे हैं। बहुत से पाकिस्तानियों के लिए तुम्हारा पाकिस्तानी होना काबिल फ़ख्र बात है। अब्बा अम्मी ने मुझे गले लगाकर वालिहाना खुशी के साथ पहली बात यही कही थी। आपको क्या हो गया, इतने कमज़ोर हो गए हैं? मैंने पुरतशवीश नज़रों से उन्हें देखा। वो वाकई पहले की नज़र काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे। बूढ़ा हो गया हूँ, वो मेरी तशवीश के जवाब में कहका लगाकर हंसते हुए बोले। आंटी और अंकल भी मुझसे बहुत गर्मजोशी से मिले। मंगनी के दिन जैसी सर्द मेहरी और सपाट अंदाज की जगह उन दोनों का रवैया मेरे साथ मोहब्बत और चाहत का हामिल था। वो दरमियान में तकल्लुफ़ात तो अब भी हायल थे। जिस तरह वदिया और अब्बा अम्मी से बातें कर रहा था, इस तरह बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में उन दोनों से बातें नहीं कर पा रहा था, और ना ही वो दोनों मुझसे एकदम बेतकल्लुफ़ी इख्तियार कर पा रहे थे। अब्बा मियाँ बहुत कहने के बावजूद भी अपने घर में नहीं ठहरा था। इसलिए नहीं कि मेरा बचपन का घर अब मेरा ससुराल बनने जा रहा था। वहाँ ठहरने में मेरी दामादी आड़े आ रही थी। मैं वहाँ सिर्फ इसलिए नहीं ठहरा था कि वदिया को मेरे साथ रुखसत करते वक्त आंटी अंकल इस इत्मीनान को अपने दिल में मौजूद पाएँ कि उनका दामाद उनकी बेटी को घर, सुख, चैन, आसाइशें सब कुछ अपने बलबूते पर देने की अहलियत रखता है। उसे रुखसत करते हुए उन्हें ऐसे तो लगे कि वो अपनी बेटी को एक खुशखुर्रम ज़िंदगी की तरफ विदा कर रहे हैं। मैंने किराए की फर्निश्ड अपार्टमेंट और एक गाड़ी ले ली थी। शादी में दिन कम रह गए थे और करने को बहुत सारे काम थे। मैं रोज़ वदिया के साथ लेकर निकलता। हम कई घंटे बाज़ारों में मारे मारे फिरते। वो अपने ऑफिस और कामों का शोर मचाती रह जाती, उनमें उसके शोर शराबे को नज़रअंदाज करके ख़रीदारी किए जाता। उसी लिबास, दीगर मलबूसात, ज़ेवरात, हर चीज़ हम दोनों ने साथ मिलकर पसंद की थी। अपनी ज़िंदगी के जिन खूबसूरत तरीन लम्हात का मैंने पल पर इंतज़ार किया था, वो लम्हात तो बस अब आने को थे। इन लम्हात की आमद से कबल इनकी तैयारियों को भी हम पूरी तरह से एंजॉय कर रहे थे। मैं उसके ऑफिस से ज़बरदस्ती लाया। वो इस बात पे मुझसे लड़ती भी रहती और साथ साथ मेरी पसंद की अशिया को पसंद या नापसंद भी करती रहती। हर रोज़ इस मखसूस सवाल ये भी ज़रूर होता कि मैंने मसौदे पर नज़रसानी का कितना काम मुकम्मल कर लिया है। तुम शादी के दिन भी मुझसे मेरे मसौदे पर ही बातें करना। जब वो शादी की शॉपिंग से ज़्यादा अहमियत इस मौजू को देती और उस पर से हटती नजर आती, तो मैं चिड़चिड़ेपन से कहता था। मैं मुसलसल मुतवातर दिन रात लिखते लिखते अपने नावल के इस हिस्से तक आ पहुंची थी जब उमर हसन और वदिया कमाल की मेहंदी का दिन आ चुका था। मेहंदी की रात, रंगो नूर और खुशियों की बारात सादत अली ख़ान के घर में उतरे आई थी। उनकी जान से अजीज़ पोती की शादी थी। वो जो भी एहतमाम ना कर लेते कम था। उनके घर के वसी और अरीज़ लॉन में तकरीब का पुरशकों एहतमाम था। इस तकरीब की रौनकों, सजावटों और रोशनियों का भरपूर अंदाज में जिक्र करने के बाद मैंने सादत अली ख़ान के बेटे डॉक्टर कमाल अली ख़ान, बहू डॉक्टर नाइला कमाल को खुशी के इस मौके पर जज्बात का बहुत मौसर अंदाज और बड़े तफसील के साथ तज़किरा करने के बाद अपना सारा ज़ोर बयां इन दोनों की खुशियों का जिक्र करने में लगा दिया था, जो अपनी 16 साल की तवील मोहब्बत को एक खूबसूरत और मनचाहा रुख देने वाले थे। उमर हसन इस मौके पर कितने खुश थे और वदिया कमाल कितनी मसरूर। इन दो किरदारों के साथ साथ चलकर इस मकाम तक आते आते उनकी तमाम खुशियाँ, उमंगें और सरशारियाँ बहुत अच्छी तरह महसूस कर सकती थी। दो प्यार भरे दिलों ने जिस दिन की दुआएं मांगी थी, दुआओं की कबूलियत के वो लम्हात उनकी ज़िंदगी में आ चुके थे। उमर हसन मेहंदी की तकरीब के दौरान सबसे नज़रें बचाकर बड़े खुफिया अंदाज में वदिया कमाल के कमरे में पहुंच गए थे और मैं
منظر کو لکھتے ہوئے ان کی بےتابی، بےقراری اور ان کی یوں آمد پر ودیع کمال کی محبت آمیز خوف کی میچیورٹی اور بکھلاہٹ کو انجوائے کر کے مسکرا رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مائیوں کے پیلے لباس میں سر سے دوپٹہ لیے بغیر، وہ میک اپ کے بغیر بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ باہر لون میں مہمانوں کا ہجوم تھا۔